Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Hindu and Indian Express. Today the date is 26th January, so happy Republic Day and let's get started. First, ED state tussle. Now see, what is happening is कि तमिलनाडु में कुछ करप्शन केस में समन किया होगा ईडी ने कुछ ऑफिशियल्स को, कुछ पॉलिटिशियंस को, और वहां पे तमिलनाडु गवर्नमेंट कुछ ज्यादा कॉपरेट नहीं कर रही है। दूसरी तरफ ईडी के एक ऑफिसर हैं, मिस्टर तिवारी, उन्हें रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है, कैश। ठीक है। तो अब ईडी चाहती है कि उनको जो पकड़ा है तमिलनाडु की विजिलेंस डिपार्टमेंट ने, वो उनको हैंडओवर कर दे फ्रॉम विजिलेंस डिपार्टमेंट टू वापस से ईडी के पास, ताकि वो खुद देख लें अपने ऑफिसर को क्या करना है। ठीक है। तो ये जो टसल हो रही है इसी को लेकर इसने कहा है कि एक वेंडेटा टाइप की चीजें चल रही है, तो अल्टीमेटली हमारे जो सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं उन पर इम्पैक्ट कर रहा है। राइट। तो जो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है उस पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। ये कहते हैं कि जो सेंटर में इस वक्त जो पार्टी है वो पॉलिटिकल रिवेंज के तौर पर जबरदस्ती परेशान करती है ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक काम करते हैं, इसके लिए एक पैन इंडिया मैकेनिज्म बनाते हैं टू डिटरमिन वेदर पॉलिटिकल वेंडेटा और विंडिक्टिवनेस इज ए मोटिव बिहाइंड द यूनियन गवर्नमेंट अनलिशिंग ईडी on officials and ministers in opposition ruled state and states then retaliating by arresting central agencies officer। अब वेस्ट बंगाल का भी केस याद कीजिए, वहां पर सीबीआई ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लिया था वेस्ट बंगाल की पुलिस ने। ठीक है। तो ये दो केसेस हैं। तो यहाँ पर बेंच का कहना है कि एक मैकेनिज्म तैयार करते हैं, उस मैकेनिज्म को टेस्ट करते हैं पहले तमिलनाडु में कि किस तरीके से मैकेनिज्म वर्क कर सकता है। ए विंडिक्टिव गेम ऑफ वन अपमैनशिप बाय फाइलिंग केसेस एंड अरेस्टिंग ईच अदर्स ऑफिसर्स, जैसे ईडी के ऑफिसर के अगेंस्ट केस फाइल किया है रिश्वत का और उसको अरेस्ट किया है तमिलनाडु पुलिस ने। Now complaining that Tamil Nadu was not sharing details of its investigation into FIR and complaints against ministers, officials and others in the state in cases of corruption, illegal sand mining and disproportionate asset। तो ये केस फाइल किया था, ये पिटीशन डाली गई थी बाय ईडी इन सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बस ये कहा गया है कि एक पैन इंडिया मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए। क्योंकि देखिए इसमें एक चीज क्या होती है, एक तरफ तो स्टेट ये एक्यूजेशन करती है कि हम अपोजिशन रूल स्टेट हैं तो हमें जानबूझ के परेशान किया जा रहा है, बट एट द सेम टाइम ये एक स्केप वो भी बन जाता है, एक बाहर निकलने का रास्ता कि रियल में अगर करप्शन हुआ भी है तो उसके बाद वो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं कहकर कि ये तो जो सेंटर गवर्नमेंट है अपोजिशन पार्टी की, ये हमें जबरदस्ती परेशान कर रही है। right? तो मतलब आप कह सकते हो कि एक तरफ तो कई बार हो सकता है कि स्टेट में जेन्युइनली परेशान किया जा रहा हो जस्ट पॉलिटिकल एजेंडा के थ्रू, बट एट द सेम टाइम हो सकता है कि कोई जेन्युइन करप्शन केस भी हो और वो करप्ट लोग इसके नीचे सेंचुरी ले रहे हैं कि नहीं नहीं हमने कुछ नहीं किया, ये तो जबरदस्ती परेशान करने वाली बात है, बदनाम करने वाली बात है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं वाराणसी। अयोध्या का मामला सेटल हो गया है, तो अब चलते हैं वाराणसी ज्ञानवापी मॉस्क। और यहाँ पर एएसआई ने अपने ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार से सर्वे किया और उसने ये पाया कि हाँ यहाँ पर प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल हुआ करता था और ये औरंगजेब के टाइम तक था। The Arabic Persian inscription found inside the room mentions that the mosque was built in 20th regnal year of Aurangzeb, that is 76-77। ओके, तो देखते हैं इस पे क्या जजमेंट निकल के आता है। बट इससे रिलेटेड हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है ना वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। क्यों? क्योंकि इसमें सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ये प्रोहिबिट करते हैं कि किसी भी रिलीजियस स्ट्रक्चर का जो डिनोमिनेशन है, यानी कि वो जिस रिलीजन को भी बिलोंग करता है या जिस सेक्ट को भी बिलोंग करता है, वो चेंज नहीं किया जाएगा, वो एज इट इज ही रखा जाएगा, वो चेंज नहीं किया जाएगा, वो एज इट इज ही रखा जाएगा जैसा कि वो 15 अगस्त 1947 को रहा होगा। और मैंने ये एक्ट आपके साथ डिस्कस किया है पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में, दोबारा भी करेंगे और हो सकेगा तो ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करेंगे ताकि अच्छे से डिटेल में कवर हो जाए। यहाँ पर एक अलग ही तरह का सेंसस कंडक्ट हो रहा है जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर एक फॉर्म फिल करवाया जा रहा है लोगों से, उनके नाम और फोन नंबर के अलावा उनसे ये भी पूछा जा रहा है इफ ए फैमिली मेंबर हैज ए टेरर लिंक, क्या उसने कोई फॉरेन कंट्री विजिट की है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दीजिए आपकी प्रॉपर्टी का, यानी कि लोकेशन, ठीक है, अगर वहां पर सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है तो, एंड क्या कोई एनकाउंटर हुआ है आपके घर में पहले। ठीक है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन ली जा रही है एक फॉर्म के थ्रू।
ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ इनको छोड़ते हैं। गिफ्ट सिटी, ये जो गिफ्ट सिटी बन रही है गुजरात में, क्योंकि हम लोग इसको ऐसा राइवल सिटी बनाना चाहते हैं टू सिंगापुर, ठीक है, या फिर दुबई, इस टाइप की। ओके। अब देखिए इसमें एक चीज याद रखिएगा, हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी एंड करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। ओके, देखिए हमारे यहाँ पर पूरी तरीके से अलाउड नहीं है अभी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तो ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस एटलीस्ट हम ये जो गिफ्ट सिटी है हमारी, इसमें अलाउ कर देते हैं, एक बार कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को गिफ्ट सिटी में अलाउ करके देखते हैं, शायद इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में मदद मिले। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट, ऐसा पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे ट्राई किया जा सकता है। पोर्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था 2023 में, अलग अलग पोर्ट से 3 स्टेटमेंट ले लिए गए थे। फिलहाल गुजरात की बात है तो गुजरात जान लेते हैं। गुजरात सबसे लंबी कोस्ट लाइन इसी के पास है। इट हैज़ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट इन मुंद्रा, ओन्ड बाय अदानी ग्रुप, एंड द लार्जेस्ट कार्गो हैंडलिंग पोर्ट इन द कंट्री इज कांडला। ओके, तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा गिफ्ट सिटी में ही ऑस्ट्रेलिया की एक डेकिन यूनिवर्सिटी है, उसने अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस खोला है। ओके, नाउ अब पहले एक स्कीम चलती थी वज्र, जिसमें हम लोग क्या कोशिश करते थे कि फॉरेन से अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और फैकल्टीज, ठीक है, इन सबको अट्रैक्ट करें, ये इंडिया में आए, 1 साल के लिए काम करें, इनको सारी फैसिलिटीज देंगे, अच्छी सैलरी भी देंगे, ठीक है। मोटिव ये था कि फॉरेन से अच्छा ब्रेन, ठीक है, अट्रैक्ट किया जाए इंडिया की यूनिवर्सिटीज में, बच्चों को टीच करने के लिए भी, रिसर्च कोलैबोरेशन करने के लिए भी। ओके, तो ये वज्र स्कीम थी, एक तरह की फेलोशिप। तो इसमें कोई ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं आए, तो अब हम इसी को थोड़ा सा रिफॉर्म करके लाए हैं, दैट इज नाउ इट इज नोन एज वैभव, दैट इज वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। अब उसमें हम लोग अट्रैक्ट कर रहे थे सभी फॉरेनर रिसर्चर और फैकल्टीज को, यहाँ पे हम अट्रैक्ट कर रहे हैं इंडियन ओरिजिन के ही साइंटिस्ट, रिसर्चर और फैकल्टीज को। साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंडियन एंसेस्ट्री कैन अप्लाई टू स्पेंड अप टू 3 months इन ए ईयर फॉर 3 years। वो 1 साल के लिए थी, ये 3 साल के लिए है, ठीक है। आप साल में 3 महीने यहाँ पर स्पेंड कर सकते हो एट ए होस्ट रिसर्च लेबोरेटरी इन इंडिया। नाउ द रिसर्चर आर एक्सपेक्टेड, अब उनसे एक्सपेक्टेशन क्या है हमारी, टू बिगिन ए प्रोजेक्ट और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, बिल्ड ए लॉन्ग टर्म कनेक्शंस विद द इंस्टीट्यूट, कोलैबोरेट विद द होस्ट फैकल्टी एंड ब्रिंग इन न्यू आइडियाज इन द फील्ड, ताकि एक न्यू काइंड की रिलेशनशिप इमर्ज हो पाए। क्योंकि हम लोग हमेशा इंडियंस क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन होता है, अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग बाहर चले जाते हैं, फॉरेन में रिसर्च करते हैं, फॉरेन में नासा में काम करते हैं एंड सो ऑन। तो अब आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप इस अपने ब्रेन ड्रेन को फिर से अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी कंट्री में, ताकि वो यहीं पे रिसर्च करें, यहीं पे पढ़ाएं बच्चों को, ओके, और यहीं पे कुछ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप स्टार्ट करें। दिस कुड लीड to a genuine transfer of knowledge, innovation, and work culture, and perhaps optimistically, the non-resident Indian scientists even considering staying on in India. Now, Vaibhav was not a original idea. इससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेकर आई थी वज्र स्कीम, जिसकी अभी हमने बात की, ठीक है, और उसके भी सिमिलर ऑब्जेक्टिव ही थे ऑलमोस्ट। बट ये जो वैभव स्कीम है, दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियन डायस्पोरा, ठीक है, जबकि वज्र अदर नेशनैलिटी यानी सभी फॉरेन रिसर्चर फैकल्टीज इनके लिए ओपन थी, बट ये वाली सिर्फ इंडियन डायस्पोरा के लिए। ओके, पहली वाली सिर्फ 1 year एंगेजमेंट के लिए थी, ये वाली 3 साल के लिए है। ओके, ये थोड़ा सा कम पे करती है, वज्र ज्यादा पे करती थी, ये थोड़ा सा कम पे करती है। ओके, बट इट एक्सटेंड्स टू 3 years। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसी के अंडर में आती है दोनों स्कीम, और बंद नहीं की जाएगी पुरानी वाली वज्र जो चल रही है, किसी भी ओरिजिन, किसी भी नेशनैलिटी के फैकल्टीज को अट्रैक्ट करने के लिए वो चलती रहेगी। तो वज्र और ये वैभव दोनों साथ साथ चलेंगे, बट देयर वर कंसर्न्स ओवर द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्कीम। Currently, officials say that both scheme will continue, and there ought to be, but we need clarity on what India hopes to gain by specifically focusing on the Indian diaspora alone. Okay, तो शायद ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है हमारे यहाँ से, उसको काउंटर करने की कोशिश की जा रही है, उसको रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इज, बट इसके साथ साथ चैलेंजेस भी हैं, सिर्फ स्कीम लॉन्च करने से नहीं होगा, कई चैलेंजेस है। जैसे पहला, लैक ऑफ फंडिंग फॉर बेसिक रिसर्च।
आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो यहाँ आए, रिसर्च करे, साथ में कुछ टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप भी शुरू करे, बट फंडिंग का इसमें कोई प्रोविजन है नहीं ज़्यादा। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन बाय प्राइवेट कंपनीज इन कोर रिसर्च। मैं आपको बता चुका, हमारे यहाँ 70% से ज़्यादा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट होती है वो पब्लिक सेक्टर से होती है, यानी कि गवर्नमेंट से। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये सब करते हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा कम है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट एंड लिमिट्स ऑन दी एकेडमिक फ्रीडम। एकेडमिक फ्रीडम पे तो हम बात कर ही चुके हैं, पिछले 2-3 सेशन से हम लगातार बात कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी बात की है हमने। Now, there is a vast pool of skilled scientific manpower trained abroad who can be brought back. और कल मैंने आपके साथ डिजाइन लिंक इंसेंटिव सेमीकंडक्टर वाली, ठीक है, उसको डिस्कस किया था। जब भी मैंने आपसे कहा था कि डिजाइनिंग में हमारे जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, इनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, चाहे आप किसी भी बड़ी कंपनी को उठा लीजिए। ठीक है, तो अगर हम ऐसे वेल स्किल्ड डिजाइनर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हम जो सेमीकंडक्टर की फर्स्ट स्टेज होती है डिजाइनिंग, ओके, सेकंड होती है फैब्रिकेशन एंड सो ऑन, मैंने कल 5 स्टेज बताई थी आपको। ठीक है, तो हम इसमें एटलीस्ट ग्लोबल हब बन सकते हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स, ठीक है, आंध्र प्रदेश में प्रोटेस्ट पर थी, और आंध्र प्रदेश ही नहीं, महाराष्ट्र, दिल्ली, सब जगह, ठीक है, कई जगहों पे चल रहा है। और यही होती हैं वो जो लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी करती हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं कि ये होती हैं हमेशा फ्रंट पे। सो द रिसेंट एग्रीमेंट विद द आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स ऑफ द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट बिलेटेड रिकॉग्नाइज देयर प्लेस। इन्होंने 42 डेज तक लगातार प्रोटेस्ट किया। इनकी 11 में से 10 डिमांड मान ली गई है। अब आप डिमांड भी देखेंगे ना, एकदम जेन्युइन डिमांड्स हैं, कोई ऐसे ज्यादा नहीं है। सैलरी की बात हम कर ही चुके हैं, 7,000, 9,000, 11,000 इस तरह की सैलरी मिलती है इनको। और वर्कलोड की बात करें तो कोई भी न्यू स्कीम लॉन्च होगी, एनरोलमेंट के लिए इनको आगे कर दिया जाता है, जाइए घर घर एनरोलमेंट कीजिए। ठीक है, तो इनकी डिमांड ही बहुत जेन्युइन थी। पहला, सैलरी इंक्रीमेंट बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, पेइंग ट्रैवल अलाउंस एंड डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई बढ़ रही है तो उस हिसाब से उनकी सैलरी भी तो बढ़नी चाहिए ना, डियरनेस अलाउंस मिलना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट। इसके अलावा उन्होंने फंड्स मांगे हैं ताकि स्ट्रक्चरल, एस्थेटिक एंड सैनिटेशन की कमियों को दूर किया जा सके आंगनबाड़ी सेंटर में। हम सब ने देखा है अगर अपने आसपास कि कितना अच्छे सैनिटेशन, कितनी अच्छी बिल्डिंग्स होती हैं आंगनबाड़ी की। ओके, तो ये जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है, उसने पहले पहले जब उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया ना, तो उसने शो कॉज नोटिस प्रोवाइड कर दिया इनको। उसने इन्वोक किया एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, इनफैक्ट इनके अगेंस्ट केसेस भी रजिस्टर करवा दिए। तो ये बहुत गलत अप्रोच था। उनकी जो डिमांड्स हैं वो काफी जेन्युइन लग रही हैं देखने में। नाउ दे डू मल्टीटास्क लाइक ब्रिंगिंग चिल्ड्रन टू देयर सेंटर्स, टेकिंग केयर ऑफ टॉडलर्स, अरेंजिंग द मील्स, फीडिंग दैम, टीचिंग दैम। इसके अलावा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन के बारे में लोगों को अवेयर करती हैं, काउंसिल करती हैं ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन फीडिंग प्रैक्टिसेस के बारे में। सो वी कैन से दे आर क्लोजेस्ट टू द कम्युनिटी, particularly in rural areas. They are expected to influence families to get children's birth registered, a message of family planning, assist primary health center staff, making sure anti postnatal commitments. इतने सारे टास्क जो परफॉर्म कर रही हैं, उनकी डिमांड्स गवर्नमेंट अगर सुनना भी नहीं चाहती और सीधे उन पर केस रजिस्टर्स कर दिए जाते हैं, ठीक है, तो ये ठीक नहीं है इस तरह का और ये प्रोटेस्ट सिर्फ आंध्रा में नहीं, ये महाराष्ट्र में भी चल रहा है, दिल्ली में भी लगातार होता रहता है ये। क्योंकि 10,000, 11,000 सैलरी से आज कुछ नहीं होता यार। और मैंने आपको बताया है कि हमारे जो एमपी एमएलए हैं, दे टेक मल्टीपल पेंशन, जितने टर्म्स उन्होंने जीते होते हैं उतनी पेंशन लेते हैं। और अगर अभी वो सिटिंग एमपी एमएलए ना, तो भी पेंशन लेते हैं। सैलरी अपनी जगह है, पेंशन भी लेंगे, ये 5-5, 6-6 लाख रुपए महीना पेंशन लेते हैं। नाउ अब फाइनली गवर्नमेंट को विड्रॉ करने चाहिए इनके अगेंस्ट सभी केसेस जो आपने आंगनबाड़ी वर्कर्स के अगेंस्ट लॉन्च किए हैं। पे दी सैलरी फॉर द स्ट्राइक पीरियड 42 days एंड डू नॉट टेक एनी फर्दर प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट देम। ओके, नाउ एनडीए के सेकंड टर्म में इकोनॉमी किस तरीके से चली है, ये नहीं है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगा ऐसा कुछ। कश्मीर में स्नोफॉल क्यों नहीं हो रही है? देखिए, मोस्टली हम इस पे फोकस करेंगे 3 चीजों पर। पहला, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, मेडिटेरियन सी है, वहां से ओरिजिन होता है इनका, और ये इस तरफ से आते हुए हमारा पंजाब जो रीजन है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, इस रीजन में थोड़ी बारिश कराते हैं, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हो गए। दूसरा, एल नीनो, इसका असर अभी तक देखने को मिला है। एल नीनो यानी वार्मिंग ऑफ द टेम्परेचर इन पैसिफिक ओशन, जो आप अपने ज्योग्राफी में पढ़ते हो। और थर्ड है जेट स्ट्रीम। ठीक है, जेट स्ट्रीम इस तरीके से फ्लो करती है,
और जेट स्ट्रीम अगर वीक पड़ जाए तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ना, इनकी भी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है, ये आ नहीं पाते होते हैं। तो ये 3 फैक्टर्स हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जेट स्ट्रीम एंड एल नीनो, जिनकी वजह से कश्मीर में ज़्यादा बर्फ देखने को नहीं मिली है इस बार। नाउ सी, व्हाट इज द रीजन फॉर लैक ऑफ स्नोफॉल? स्नोफॉल को पहली बात तो इसको ज़रूरत होती है मॉइस्चर की। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 0 डिग्री या उससे कम होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशंस हैं, तब जाकर स्नो के चांसेस बनेंगे। ठीक है, 3 मेजर रीजन जिस वजह से कम स्नोफॉल हुई है इस बार। पहला, फॉल इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। 5 से 7 इवेंट आया करते थे दिसंबर जनवरी में, इस बार 1 आया है सिर्फ। प्रिवेलिंग एल नीनो कंडीशन, अभी भी एल नीनो का इफेक्ट है। और एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम, ठीक है, ये इसकी एब्सेंस देखने को मिली है। ठीक है, फॉल इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, एल नीनो अभी भी प्रिवेल कर रहा है, और एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम। तो ये 3 रीजन है जिस वजह से स्नोफॉल कम हुआ है इस बार कश्मीर में। ओके, तो अब किस तरीके से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं स्नोफॉल को? सी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट इन द मिड लैटिट्यूड रीजन्स एंड दे ट्रैवल थाउजेंड ऑफ किलोमीटर टू ब्रिंग रेन टू नॉर्दर्न इंडिया। सच वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इन द विंटर, जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, थोड़ी बारिश होती है, ठीक है, दिल्ली में भी होती है, ऑब्वियसली बात है, ऊपर से बारिश हो रही है तो जो फॉग जो बना होता है वो डिसिपेट हो जाता है। ओके, और सनशाइन फाइनली ज्यादा आती है, क्योंकि फॉग की वजह से रुक जाती है ना, तो फॉग जब डिसिपेट हो गया उस थोड़ी सी बारिश से, तो सनशाइन बेटर मिलती है, ताकि ग्राउंड का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है। नाउ दे ऑल्सो, व्हेन द टेम्परेचर आर लो, दे रिजल्ट इन रेनफॉल। नाउ दे कैन ऑल्सो ब्रिंग इन हेल। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं वो हेल भी ले आते हैं, और वो थोड़ी डिस्ट्रक्टिव होती है बीट क्रॉप के लिए, जो कि स्पेशली पंजाब में इसका लॉस देखने को मिलता है। नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ दीज रेन्स, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आती है, वेस्टर्न हिमालयन रीजन गॉट 80% लेस रेन देन द नॉर्मल। Prevailing El Nino conditions over the equatorial Pacific Ocean or warmer ocean temperature also had a role to play. India reported its hottest ever December. Okay, इस बार का जो दिसंबर था वो अभी तक का सबसे हॉटेस्ट था, और 2023 एज अ ईयर तो हॉटेस्ट रहा ही है, ऑलमोस्ट 1.4 डिग्री ज्यादा गर्म रहा है वो। ओके, तो नॉर्थ वेस्ट जो रीजन है उसमें हमें 83% रेनफॉल डेफिसिट देखने को मिला है। इन रिसेंट ईयर देयर हैज बीन राइज इन दीज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इन फरवरी एंड मार्च। ठीक है, दिसंबर जनवरी में कम आ रहे हैं, जबकि पहले ज्यादा आते थे, और दिसंबर जनवरी में कम आके लेकिन फरवरी और मार्च में ज्यादा आ रहे हैं। अभी फरवरी मार्च में जब ज्यादा आते हैं ना, उससे दिक्कत ये हो रही है कि उनको जब आना था तब आए नहीं, और लेट आ रहे हैं, तो उस वजह से हो रहा है फ्लैश फ्लड्स। दे आर कॉजिंग फ्लैश फ्लड्स in Uttarakhand and Himachal Pradesh. Okay, so these instances of extended dry period in December, January and intense wet spell in February, March, these are characteristics of global warming. All right. Now jet streams. These are powerful winds जो 250 से 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं, traveling at around 12 किलोमीटर above mean sea level. ये यार ये कैरी करती हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को, बट द लैक ऑफ मॉइस्चर मींस दैट दे हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू सब्सिडेंस ऑफ कोल्ड एयर। इनमें इस बार इतना मॉइस्चर नहीं है, इसलिए ये कोल्ड एयर को और सबसाइड कर रही है, देयर बाय एनहांसिंग द कोल्ड ओवर नॉर्थ इंडिया। ठीक है, आपने जो कोल्ड एयर थी उसको और ज्यादा सबसाइड कर दिया, तो आपको और ज्यादा ठंडी फील हो रही है। द जेट स्ट्रीम सेट इन आफ्टर द विड्रॉल ऑफ मॉनसून and are also able to draw in moisture from the Arabian Sea. In the recent year, jet stream has been shifting the northwards. Okay, गुजरात की कोस्ट पकड़िए, यहाँ से ऐसे इस अरेबियन सी से ये मॉइस्चर ड्रॉ करती थी, बट अब क्या हो रहा है कि ये जो यहाँ से जाती थी ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो रही है, तो उतना ज्यादा मॉइस्चर वो गेन नहीं कर पा रही है वहां से। ओके, द जेट स्ट्रीम हैज बीन शिफ्टिंग नॉर्थवर्ड्स in recent years. Now, this emerging research suggests that this is the consequence of warming in the Arctic Sea. Okay. और मैंने आर्कटिक सी के बारे में आपको बताया भी है कि ये 4 टाइम्स तेजी से वार्म हो रहा है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द ग्लोब। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी स्टेटस कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 31 आपको देता है माइनॉरिटीज को राइट, और सिर्फ माइनॉरिटीज कौन सी, रिलीजियस एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ओके, और इनको कुछ एग्जेम्पशंस दिए जाते हैं फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SC ST OBC रिजर्वेशन। अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है तो वहां पर जरूरी नहीं है कि वो ये रिजर्वेशन प्रोवाइड करें, ठीक है, एडमिशन में भी और जॉब में भी, बट और उनको ये भी अथॉरिटी दी जाती है कि आप 50% सीट रिजर्व कर सकते हो फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर ओन कम्युनिटी। जैसे अगर कोई माइनॉरिटी
सपोज कि मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस उन्होंने कोई अपनी खुद की यूनिवर्सिटी बनाई है, तो वहां पर वो 50% सीट रिजर्व कर सकते हैं अपनी खुद की कम्युनिटी के लोगों के लिए। एंड दे हैव एक्सरसाइज ग्रेटर कंट्रोल ओवर द एम्प्लॉइज कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूशन। अब याद रखिएगा TMA पाई फाउंडेशन 2002 केस, ठीक है, इस केस को याद रखना जरूरी है। पता है मेंस में आंसर लिखते वक्त जब तक आप कम से कम एटलीस्ट 2 इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कोट ना करो ना अपने आंसर में, तब तक आपका पॉलिटी सेक्शन का आंसर उतना अच्छा मार्क्स फैच नहीं कर पाएगा। ओके, तो एक तो आप ये जजमेंट याद रखेंगे। इसने ऐसी क्या बात कही, ठीक है, यहाँ पे इसने बहुत अच्छी बात बोली थी सुप्रीम कोर्ट ने, दैट माइनॉरिटी इज टू बी डिटरमिन्ड बाय द कंसर्न स्टेट्स डेमोग्राफी नॉट द नेशनल पॉपुलेशन। ओके, तो आप चले जाइए आप मिजोरम जैसे स्टेट में, क्या वहां पर हिंदू मेजोरिटी माना जाएगा? नहीं, वहां स्टेट की डेमोग्राफी में वो माइनॉरिटी है। पूरे देश में हिंदू मेजोरिटी हो सकता है, बट मिजोरम में जब आप जाओगे तो वहां क्रिश्चियन शायद आपको मेजोरिटी में मिले, हिंदू माइनॉरिटी में मिले। सेम इज द केस आई थिंक विद नागालैंड ऑल्सो। ओके, एंड सेम इज द केस विद जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। तो ये केस का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, दैट माइनॉरिटी इज डिटरमिन्ड बाय द कंसर्न स्टेट्स डेमोग्राफी, स्टेट की जो पॉपुलेशन होगी ना कि नेशनल पॉपुलेशन के हिसाब से। क्लियर? अब चलिए इस केस का वो समझते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। पहले इसके बारे में थोड़ी कुछ बातें जानते हैं। देखिए 1970s में जाके कहीं एक W हंटर नाम के राइटर हुआ करते थे, उन्होंने एक बुक निकाली, इंडियन मुसलमान। ओके, इस बुक में उन्होंने हाईलाइट किया कि जो मुस्लिम्स है ना, आपको पता है कि 1857 में जब रिवोल्ट हुआ तो अंग्रेजों ने ये माना कि ये जो मुस्लिम्स थे, नवाब्स और डिस्पोज जमींदार, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल थे इस रिवोल्ट के लिए। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने कि हिंदूज को थोड़ा ज्यादा लीनियंट रहे हिंदूज के प्रति, एंड मुस्लिम्स को बहुत ज्यादा दबाया गया कि ये थोड़े रेबिलियन टाइप की मेंटालिटी रखते हैं, इनको दूरी रखना है। तो इस कोशिश में इस वजह से कुछ ऐसी पॉलिसीज चली कि हिंदू थोड़ा एजुकेशन में आगे निकल गया। उस दौर की बात कर रहा हूं मैं। हिंदूज कहीं ना कहीं एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में प्रेफर किए जाने लगे, वो जज भी बनने लगे, वो सिविल सर्वेंट्स बनने लगे। मुस्लिम्स सोशल हो, इकोनॉमिक हो या एम्प्लॉयमेंट टाइप की चीज हो, इन सब में थोड़ा सा पीछे रह गया। और यही चीजें हाईलाइट कर दी W हंटर ने अपनी बुक इंडियन मुसलमान में। और इसका इम्पैक्ट हुआ सर सैयद अहमद खान पे। इन्होंने देखा कि यार हम मुस्लिम पीछे रह गए सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में। तो इन्होंने इंग्लिश ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर एक ओपन किया एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज इन्होंने स्टैब्लिश किया, ताकि हम लोग अपने मुस्लिम बच्चों को एजुकेशन की तरफ प्रमोट कर सकें। और ये बहुत बहुत एम्फेसाइज करते थे कि देखिए आप ये जो इस्लामिक एजुकेशन है ना, ये अपनी जगह ठीक है, बट आज के टाइम में अगर आपको इकोनॉमिकली आगे बढ़ना है, आपको जॉब्स लेनी है, आपको कुछ गेन करना है, तो आपको मॉडर्न एजुकेशन ही लेना होगा। ठीक है, और यही एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल इंस्टीट्यूट, अभी इसको याद रखिएगा, ठीक है, ये खुल गया 1877। सैयद अहमद खान रिफॉर्मर फाउंडेड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़ टू एड्रेस मुस्लिम एजुकेशनल बैकवर्डनेस। ओके, नाउ व्हाइल प्रोटेक्टिंग इस्लामिक वैल्यूज। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक्ट आया 1922 में। ठीक है, अब ये याद रखिए एक्ट आया, ओके, लेजिस्लेटिव तरीके से बनाया गया, और इसने इनकॉर्पोरेट कर लिया ये मोहम्मद एंग्लो कॉलेज को और मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन को इनटू AMU। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि वो जो कॉलेज खुला था वो इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट में आके इसी में मर्ज हो गया। फिर 1951 में इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट को अमेंड किया गया, रिमूविंग द कंपलसरी रिलीजियस एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स। अब बताइए 1951 में प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे? ये ऑलमोस्ट अब यहाँ पे मंथ मेंशन नहीं है, बट अगर फर्स्ट इलेक्शन हमारे 1952 में हुए, ठीक है, बट उसके पहले भी अगर ऐसा प्राइम मिनिस्टर वर्क कर रहे थे, नेहरू जी कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है जैसा उन पे एलिगेशन लगाए जाते हैं कि मुस्लिम अपीसमेंट एंड ऑल, नो, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बस वही किया जो देश के लिए सही था उस वक्त के हिसाब से। 1951 AMU एक्ट वाज अमेंडेड, और इसने रिमूव कर दिया कंपलसरी रिलीजियस एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, कि नहीं, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा पढ़ने आ रहा है तो कंपलसरी रिलीजियस एजुकेशन दिया ही जाएगा। एंड द एक्सक्लूसिव मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन मैंडेट भी, ये दोनों चीज 1951 में अमेंडमेंट से हटा दी गई। ठीक है, कि कोई जरूरी नहीं है कि एक्सक्लूसिवली से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन ही होगा यहाँ पर। फिर इसको 65 में दोबारा अमेंड किया, और यहाँ पे कहा गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट मेंबर्स टू द गवर्निंग बॉडी ऑफ AMU। तो यहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर लीगल डिस्प्यूट शुरू कहां से हुआ? ये शुरू हुआ 1967 में अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस से। अब इसको याद रखिएगा,
इस केस में क्या हुआ, पेटिशनर ने कहा कि देखिए सिंस मुस्लिम्स एस्टैब्लिश द एएमयू सो दे हैव राइट टू मैनेज, बट 5 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि देखिए ये जो अमेंडमेंट्स किए गए ना वो बिल्कुल सही है, एंड एएमयू वाज नीदर एस्टैब्लिश्ड नॉर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मुस्लिम कम्युनिटी। तो ये जो 1951 के अमेंडमेंट थे इनको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही किया है, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ आप ही के लिए बनाया गया था। अब हुआ ये 67 में कि इससे हो गए नेशन वाइड प्रोटेस्ट, सरकार को मजबूरी में करने पड़े अमेंडमेंट इन 1981 ड्यूरिंग टाइम ऑफ इंदिरा गांधी, अफर्मिंग दैट यूनिवर्सिटीज माइनॉरिटी स्टेटस। तो 1981 में एएमयू ने अपना माइनॉरिटी स्टेटस वापस हासिल कर लिया। क्लियर यहां तक। अब 2005 में इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने रिजर्व कर दी 50% ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीट फॉर मुस्लिम कैंडिडेट्स, जो कि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का अलाउ है। ओके, बट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया इन नरेश अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो अभी तक हम 3 इंपॉर्टेंट केस देख चुके हैं इस इशू से रिलेटेड। पाई फाउंडेशन 2002, अजीज बादशाह केस 1967 एंड नरेश अग्रवाल केस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें इन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया इस चीज को कि नहीं आप कोई वो नहीं हो, आप कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं हो। ठीक है, और 81 में जो अमेंडमेंट किया गया था इट इज अल्ट्रा वायस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर अब 2006 के बाद जब वापस अपील की गई सुप्रीम कोर्ट में, तो दोनों साथ में थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन भी और गवर्नमेंट भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, दोनों एक साथ थे, दोनों कोर्ट में लड़ रहे थे कि नहीं इनको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वापस दीजिए। अब सरकार बदल गई, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में, आज की जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है, उसने स्टैंड बदल दिया। तो अब एएमयू अकेला फाइट कर रहा है माइनॉरिटी स्टेटस के लिए। अब गवर्नमेंट खुद कह रही है नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, हाँ वो बिल्कुल आपने सही कहा था कि वो 81 वाले अमेंडमेंट है ना वो बिल्कुल गलत थे। ठीक है, उस वक्त जो सरकार ने अपील की थी वो बिल्कुल गलत है। तो 2016 में यूनियन ऑफ इंडिया विड्रू फ्रॉम द अपील, रेफ्यूजिंग टू एक्नॉलेज द यूनिवर्सिटीज माइनॉरिटी स्टेटस। तब ये केस चल रहा है अभी, जब इस पे फाइनल जजमेंट आएगा तब आएगा। बट यहाँ पे 2 इश्यूज पे एग्जामिन कर रहा है कोर्ट। फर्स्ट, क्राइटेरिया फॉर डिटरमिनिंग द माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, क्राइटेरिया क्या होगा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट कहलाने के लिए, एंड वेदर एन इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश अंडर ए स्टैच्यू यानी कि पार्लियामेंट्री लॉ के अकॉर्डिंग अगर स्टैब्लिश किया गया है, क्योंकि यहाँ पे देखा ना हमने वो पार्लियामेंट के लॉ के अकॉर्डिंग ही स्टैब्लिश किया गया था। कहाँ गया, दिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920। ठीक है, वो ओरिएंटल कॉलेज में मर्ज हो गया। ठीक है, बट ये स्टैब्लिश तो एक्ट के थ्रू किया गया ना, माइनॉरिटी लोगों ने तो नहीं बनाया, ये तो गवर्नमेंट ने बना के दिया अपने एक्ट से। तो यही एग्जामिन करना है इस केस में सुप्रीम कोर्ट को, वेदर एन इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश अंडर स्टैच्यू कैन एंजॉय सच स्टेटस और नॉट। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हैं जो कि कोर्ट एग्जामिन करेगा। So the judgment in this case will set the precedent impacting the rights and legal recognition of all minority institutions. Clear? तो आई होप कि आपको ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का केस पूरा समझ में आया हो। वैसे मैं इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग में लेने वाला था बट मैंने इसको यहीं पे करा दिया है। हाँ, नीतीश कुमार शायद फिर से पार्टी बदलने वाले हैं एंड ये 4th टाइम होगा जब ये गठबंधन चेंज करेंगे, वापस शायद बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। ओके, हायर एजुकेशन एनरोलमेंट में इंक्रीज देखने को मिला है बाय 19 लाख, बट अल्टीमेटली बात वहीं आ जाती है क्वालिटी पे। ठीक है, जब आपके ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे भी डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हों तो फिर सोचना पड़ता है कि सिर्फ डिग्री देके क्या करेंगे। द एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इंक्रीज टू 4.33 करोड़ एंड फीमेल एनरोलमेंट इन द साइंस स्ट्रीम आउट नंबरिंग द मेल एनरोलमेंट। ठीक है, 1 लाइन में समझ लो, बाकी क्वेश्चन जो आएगा मेनली वो सिर्फ उसी पे आएगा कि क्यों एम्प्लॉयबिलिटी सही नहीं है बच्चों की ग्रेजुएशन के बाद ही। रेड सी का क्राइसिस हम समझ चुके हैं, कई बार समझ चुके हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट टू द रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड दैट आर करेंटली एक्सेस थ्रू रेड सी रूट। ठीक है, तो हमारे 50% एक्सपोर्ट पर असर पड़ सकता है क्योंकि वो ऐसे देशों में जाते हैं जहां से जाने के लिए हम लोग जो रास्ता चूज कर रहे हैं वो रेड सी से होके जाता है। तो अल्टीमेटली अब हमें लॉन्गर रूट लेना पड़ेगा केप ऑफ गुड होप से। ओके, सो दिस कैन ट्रिगर वाइड सप्लाई चेन इश्यूज एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशनरी क्यों, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, शिपिंग, इंश्योरेंस कॉस्ट एंड सो ऑन। ब्रिटिश म्यूजियम, या आप इसको द ग्रेट लूट म्यूजियम ऑफ द वर्ल्ड भी कह सकते हैं, ये रिटर्न करेगा रॉयल ट्रेजर जो उसने घाना से लूटे थे। ओके, तो उसे ब्रिटिश म्यूजियम नहीं कहते हैं। ओके, तो ये घाना के कोई होगा कोई तलवार वगैरह, ठीक है, वो रिटर्न करेंगे। ऐसे इंडिया का अगर रिटर्न करने जाएंगे तो वो खाली हो जाएगा उनका म्यूजियम। ठीक है, यहाँ पे म्यांमार पे मैंने आपको बताया था एथनिक लोगों के आर्मी के साथ कुछ लड़ाई चल रही है, चाइना ने उसमें सीज फायर तो करवा दिया है लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा लड़ाई चलता रहता है।
तो यहाँ पर अराकन आर्मी जो है उसने एक टाउन कैप्चर करा है, पोक्तो। ये एक पोर्ट टाउन है, तो आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, डीप वाटर पोर्ट। तो बस इसका याद रखिए, म्यांमार में है ये। पिछले साल ऐसा क्वेश्चन आए थे जहां पर लोकेशंस वगैरह पूछी गई थी आपसे, कौन सी कंट्री में। दिस इज नॉट समथिंग बिग, ओके। ये एक सिंथेटिक स्किन बनाने की कोशिश की गई है, जो कि हमारी नॉर्मल स्किन से ज़्यादा सेंसिटिव है। टेम्परेचर बढ़ेगा, ये सेंस कर लेगी कि टेम्परेचर बढ़ा है। ठंडा होगा, ये सेंस कर लेगी। मॉइस्चर बढ़ रहा होगा, चिपचिपापन फील होगा, ह्यूमिडिटी वगैरह, ये सेंस कर लेगी, ठीक है। रिवर और ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट दो। आर्टिफिशियल स्किन बनाइए या स्मार्ट स्किन कह लीजिए। इट्स क्रिएटर्स से दैट दिस इज इवन मोर सेंसिटिव देन द ह्यूमन फिंगर टिप। हाइब्रिड मटेरियल का यूज हुआ है। इट रिजेंबल ह्यूमन स्किन बाय सेंसिंग प्रेशर, मॉइस्चर, टेम्परेचर एंड कन्वर्टिंग them into electronic signal. It can also differentiate between colder, warmer objects with spikes, without spikes and so on. और यहाँ पे इन्होंने यूज क्या किया है, इन्होंने दो मटेरियल यूज करें। वन इज piezoelectric material which when compressed or stretched generates an electric current, and the other material is smart polymer that change thickness depending on the humidity and temperature. बाकी ऐसा कुछ काम का नहीं है। अब चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस पर। रिपब्लिक डे है तो अधिकतर बोल बच्चे नहीं है पेपर में आज, ठीक है। हिंदू टेम्पल ज्ञानवापी वाला हमने देख लिया। ये है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तो इसके बारे में हमें जानना होगा, ठीक है। इसको मैं पहले भी करा चुका हूँ, बाकी मैं आपको इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी करवा दूंगा कल, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन लगा देता है सभी पे कि अंडर सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ऑफ 91 एक्ट essentially declare that religious character of a place of worship बारिंग अयोध्या। अयोध्या को एक्सेप्शन रखा गया था क्योंकि उस टाइम 1991 में जब ये एक्ट आया तब अयोध्या मूवमेंट अपने पीक पे चल रही थी। शैल कंटिन्यू टू बी द सेम, जैसा कि उसका स्टेटस 15 अगस्त 1947 में रहा होगा। तब ज्ञानव्यापी मॉस्को, ओके। तो अब इसका अगर आप साबित कर भी लो कि ये हिंदू मंदिर था, टेम्पल था, तो ये एक्ट तो प्रोहिबिट करता है कि हम इसका स्टेटस चेंज नहीं कर सकते अब। तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो इस एक्ट को भी ऑब्वियसली चैलेंज किया गया है कोर्ट में। देखते हैं क्या होता है आगे, क्योंकि आगे की प्रोग्रेस आगे देखेंगे। बस इस एक्ट के बारे में जान लीजिए। बस एक्ट पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन प्रीलिम्स में जरूर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मेंस में नहीं आएगा अकेले एक्ट पे। टू मच एडवर्टाइजमेंट। राम टेम्पल, रिपब्लिक डे, नॉट इंटरेस्टेड, ओके। ये हमने कल भी बात की थी, सूर्योदय जो स्कीम प्राइम मिनिस्टर मोदी लाए हैं, उसका गोल क्या है कि 1 करोड़ हाउस होल्ड पर हम लोग रूफ टॉप सोलार पावर को प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। अब 2014 में हमने टारगेट सेट किया था 100 गीगावाट ऑफ सोलार पावर, ओके, बाय 22। और ये 100 गीगावाट में से 40% जो आएगी वो आएगी रूफटॉप इंस्टॉलेशन से, जो कि कमर्शियल बिल्डिंग पे भी लगाए जा सकते हैं, शॉपिंग मॉल, एयरपोर्ट, रेलवेज पर, और रेसिडेंशियल बिल्डिंग में लगाए जा सकते हैं, जैसे हम लोग के घर, फ्लैट वगैरह पर, ओके। तो ये 100 गीगावाट का जो टारगेट था वो तो हमने मिस कर दिया बुरी तरीके से, ठीक है। तो अब सरकार ने गोल पोस्ट चेंज कर दिया कि 22 तक नहीं, ये 22 तक नहीं, हम 26 तक अचीव करेंगे। तो ठीक है, वो भी ठीक है, ठीक है। क्योंकि सबसे बुरी परफॉर्मेंस रही है रूफटॉप वाले की। हमने गोल रखा था 40 गीगावाट का, 40, ठीक है, और हम कितना अचीव कर पाए, जस्ट 12 गीगावाट, ठीक है। तो अब लेकर आए हम रूफटॉप के लिए नई स्कीम, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। 1 करोड़ हाउस होल्ड घरों पर हम लोग लगाएंगे सोलर पैनल। इंस्टॉलिंग सोलर पावर इज एक्सपेंसिव, दैट इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। दैट्स वाई ओनली 5th ऑफ द रूफटॉप इंस्टॉलेशन, ये जो 12 गीगावाट भी आया ना, इसमें से सिर्फ 1/5, ठीक है, 1/5 आया रेसिडेंशियल सेक्टर से, इस 12 में से, ओके। दैट कम्स हार्डली 2 समथिंग गीगावाट, ओके, 2.4 गीगावाट यू कैन से। बाकी सब आया है कमर्शियल बिल्डिंग से, ओके। इसके अलावा जो हमारी घरों में जो पावर आती है वो सब्सिडाइज होती है, ठीक है। 3 रुपीज यूनिट, 5 रुपीज यूनिट, जबकि जो एग्जैक्ट रेट है कमर्शियल लेवल पे वो 12-13 रुपये यूनिट है। तो ये जो सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो लोग उतना ज्यादा सोचते भी नहीं है कि कौन ये सोलार पैनल लगाने का तामझाम पाले। तो इस वजह से रिन्यूएबल एनर्जी थोड़ी अनअट्रैक्टिव भी दिखती है ना। अब जो सब्सिडीज आती है ना, उसमें उसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं।
एक तो कम्बरसम प्रोसीजर है सब्सिडी अप्लाई करने का और दूसरा क्वालिटी इशू, ये दो इशू, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वालिटी इश्यूज को बचाने के लिए सरकार ने क्या किया था, उसने अपनी 2019 पॉलिसी में कहा कि जो हाउस होल्ड सब्सिडी लेना चाहते हैं उन्हें सोलार पैनल और इन्वर्टर्स बाय करने होंगे उन्हीं कंपनी से जो मिनिस्ट्री ने एम्पैनल किए हैं इस स्कीम के अंडर, ठीक है। यानी कि पब्लिक के पास ज्यादा चॉइस नहीं है, जिनको एम्पैनल किया होगा, सरकार ने चुना होगा, उन्हीं से आपको परचेज करने होंगे। Right. So this meant to enable the government to monitor the quality of rooftop system, but it restricted consumer choice and 3 years later the ministry relaxed this requirement. अब गवर्नमेंट सिर्फ पब्लिश कर देती है लिस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स और इन्वर्टर्स के जो उस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करते हो, तो अब उनमें से आप कोई सा भी किसी के पास जाके परचेज कर लीजिए। नेक्स्ट इज द चेंज हैज नॉट मेड ए परसेप्टिबल डिफरेंस। अब 3 साल बाद 2022 में जाके आपने चेंज कर दिया 2019 की पॉलिसी में, बट उसके बाद भी कोई चेंज देखने को नहीं मिला, पब्लिक अभी भी इंटरेस्टेड नहीं है ज्यादा। ओके, नाउ वेंडर्स वेंडर्स प्रेफर सर्विसिंग कमर्शियल कंज्यूमर, क्योंकि घर में इंसान कितने लगाएगा, 2-4, ठीक है। पर ये जो कमर्शियल होते हैं, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल्स, ये ज्यादा लगाते हैं, तो वेंडर्स ही प्रेफर करते हैं कि हम इन्हीं को ज्यादा डील करें। अवेयरनेस कैंपेन ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है एंड टाइमली डिस्पर्सल ऑफ सब्सिडीज। कई बार हम लोग खर्चा कर लेते हैं, सब्सिडीज कई कई टाइम तक नहीं मिलती हैं। अब बात करते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की, ठीक है। आपको पता होगा कि इंडिया ऐसी कंट्री बना जिसने स्टार्टिंग से ही राइट टू वोट अपनी विमेंस को भी दिया, ठीक है। यूएस, यूके, इन लोगों को सेंचुरीज लग गई विमेन को वोटिंग राइट देने में। The first official call for enfranchising women was made in 1917 when a delegation of women activists presented a memorandum of demands to Montague and Chelmsford. ये Montague Chelmsford रिफॉर्म आपको पता ही है, 1919 वाले। Now, Women Indian Association बना, ठीक है। It was formed in the same year, that is 1917 itself, to address the socio-economic challenges faced by women. This was the first national body to advocate for women female suffrage. 1918 में ये लोग ब्रिटेन भी गई टू गार्नर द सपोर्ट फॉर देयर कॉज। सरोजनी नायडू ने भी वुमेन के वोटिंग राइट की बात उठाई, कांग्रेस पार्टी में रेजोल्यूशन पास करवाए फॉर वुमेन एनफ्रेंचाइजमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इट अलाउड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर यानी स्टेट लेवल की जो असेंबलीज हैं, provincial legislature to enfranchise women. In 1921, Madras became the first province to grant women the right to vote. Now remember this. 1921 मद्रास पहला प्रोविंस बना जिसने women को right to vote प्रोवाइड करा। उसके बाद बॉम्बे और यूनाइटेड प्रोविंस। अब आपको पता है कि 1911 में दिल्ली कैपिटल बना इंडिया की, उससे पहले कौन था? वेस्ट बंगाल, यानी आज का वेस्ट बंगाल, ओके। अब बंगाल जो उस टाइम तक कैपिटल था और ऑलमोस्ट 150-200 साल से था, उसने उस बिल को ही डिफीट कर दिया लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल में जो विमेन को वोटिंग राइट देना चाहता था। तो आप समझ सकते हो कि बंगाल जहां से रेनेसा की स्टार्टिंग मानी जाती है, राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग आए वहां जहां से, ठीक है, जहां पे सबसे पहले ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट आवाज उठी, वहीं पर लोगों ने डिफीट कर दिया उस बिल को, ठीक है। फिर ये जो एक बांगिया नारी समाज था उसने अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करा और फाइनली ये बिल पास हुआ 4 साल बाद 1925 में, ठीक है, बंगाल में। दिस राइट टू वोट, अब ये कंडीशनल था कि आपके पास प्रॉपर्टी है, क्या आपके पास कोई इनकम है, या आपका कोई अदर स्टेटस, जैसे आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है। हम लोगों ने ये एक्ट में पढ़ा ही है 1919 और 1935 के कि कंडीशंस के साथ आते थे वोटिंग राइट, नॉट जस्ट फॉर वुमेन, इवन फॉर मैन ऑल्सो। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट हम सब जानते हैं, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस से निकल के आई थी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू इन 1929। इट कॉल्ड फॉर इक्वल सिविक राइट्स फॉर ऑल सिटीजन। और ये ब्रिटेन के लिए वाकई शॉकिंग था कि 1929 में तुम लोग अपनी सभी विमेंस के लिए वोटिंग राइट मांग रहे हो, ठीक है। अभी 8-10 साल पहले तो हमने ब्रिटेन में दिए हैं। तो फिर एक डेलीगेशन लेड बाय राजकुमारी अमृत कौर। अब एक बात ध्यान रखिएगा, राजकुमारी अमृत कौर वॉज ए क्रिश्चियन, ओके। Rajkumari Amrit Kaur and Sharifa Hamid Ali traveled to London and then Geneva to petition to the League of Nations. League of Nations World War I के बाद बनी थी। 35 Act expanded the right to vote and several women contested 36-37 election and joined provincial governments. In 1927, several women-led organizations joined the hands to form All India Women's Conference. All India Conference Women Conference बन गई इंडिया लेवल की बॉडी 1927 में। Initially, it was focused on education. आउटलॉ, फिर उसके बाद अपना डोमेन इन्होंने एक्सपैंड किया, आउटलॉ किया, चाइल्ड मैरिज को आउटलॉ करने के लिए आवाज उठाई, रेजिंग द एज ऑफ कंसेंट,
बैनिंग पॉलीगैमी एंड बट सब लोग जानते थे कि दिस emancipation of women was not possible without reforming the various religious laws, that is personal code. फिर इन्होंने कई सारी डिमांड्स रखी इन चीजों पे, और अल्टीमेटली वो सारी डिमांड जो हिंदू कोड बिल आया बाद में उसमें ऐड भी की गई. Okay, they demanded freedom to divorce. They demanded equal property and inheritance right. Some of the demands found their way in Hindu Code Bill. Okay, All India Women Conference had been against separate electorate, and even ये रिजर्वेशन की भी अगेंस्ट थी. आज विमेन को रिजर्वेशन दिया गया ना बिल पास करके, बट ये ऑलमोस्ट 100 साल पहले ये रिजर्वेशन के अगेंस्ट थी कि कोई जरूरत नहीं है. हाँ, मुझे मुझे उल्टा नहीं बोलना, ये लिखा भी हुआ है यहाँ, राजकुमारी अमृत कौर क्रिश्चियन. ओके, सो इट्स नॉट दैट आई एम टेलिंग, जो वहाँ लिखा हुआ है. यहाँ पे सेंटर ने मांगा इलेक्शन कमीशन से, बताइए जरा क्या लॉजिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी अगर साइमल्टेनियसली लोकसभा इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन, म्युनिसिपल पोल यानी तीनों टीयर के इलेक्शन अगर एक साथ कराने हैं तो आपको कितने लॉजिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी. जैसे कितनी ईवीएम्स की जरूरत पड़ेगी, कितनी आपको वीवीपैट मशीन्स की जरूरत पड़ेगी, कितने सिक्योरिटी पर्सनल्स की जरूरत पड़ेगी आपको, ओके, जो पर्सन लगाए जाते हैं सिक्योरिटी में. फिर उसी तरीके से आपको कितने ऑफिसर्स अपने अंडर में चाहिए होंगे. ठीक है, उस टाइम जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं इनके अंडर में चले जाते हैं, इलेक्शन कमीशन के अंडर में. ठीक है, तो ये सब डेटा मांगा है सेंटर ने. लेट्स सी साइमल्टेनियस इलेक्शन होते हैं या नहीं. वो होंगे तो जरूर. 24 में मुश्किल है, बट 29 में होंगे, बट वो होंगे. उसका ओके, जापान का जो स्लिम था ना, मून पे लैंड किया, ये कुछ अपसाइड डाउन हो गया है, मतलब नहीं लैंड कर पाया ठीक से. यहाँ पे एक पहला केस ऐसा आया जहां अल्बामा, ठीक है, यूएसए में, ये एक आदमी को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं थ्रू नाइट्रोजन गैस. कह रहे हैं कि इससे पेन कम होगा. ये सब पॉलिटिकल न्यूज है. ओके, नाउ दिस वन इज रियली इंपॉर्टेंट. मैंने आपको बताया था कि यूएसए ने काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, अपनी कंपनीज को बैन भी कर रखा है कि आप चाइना के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे ज्यादा. यहाँ पे बाइडेन साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्रोहिबिटिंग अमेरिकन इन्वेस्टमेंट इन सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज इन चाइना. ओके, बट अब यूएस ने सिग्नल किया है रेप्रोचमेंट का कि हमें साथ में काम करना चाहिए. August 23 प्रोहिबिटिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू चाइना. ब्लैचले डेक्लेरेशन मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, और ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ब्लैचले डेक्लेरेशन किससे किससे रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड विद इवॉल्विंग स्टैंडर्ड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. डोंट फॉरगेट दिस. Now, this is a time when the rapid progress in AI has triggered global concern that this frontier technology could widen vulnerabilities to cyber attacks and spread misinformation. China's implementation of the technology in products and services is likely to age ahead of US. और यही डर था यूएसए को कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना हमसे आगे निकल सकता है, इसलिए उसने ये सारे बैन लगाए कि आप हाईटेक टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेंगे हम लोग, और जो अच्छे अच्छे सेमीकंडक्टर्स बन रहे हैं लेस देन 10 नैनोमीटर्स, ये भी शेयर नहीं करेंगे चाइना के साथ, एंड सो ऑन. अपनी कंपनीज को इन्वेस्ट करने से भी मना कर दिया चाइना में. चाइना हैज डिक्लेयर्ड इट्स इंटेंट टू बिकम द ग्लोबल लीडर इन एआई बाय 2030. Facial recognition is another area where China is seen as getting far ahead of US and Europe. Facial recognition technology आपको पता होगी, हमारे यहाँ भी दिल्ली एयरपोर्ट पे यूज होती है. US did not intend to slow down AI development but to maintain the oversight of technology. ठीक है, वो सिर्फ ओवरसाइट रखना चाहता है इस पे, ऐसा नहीं है कि वो इसकी डेवलपमेंट रोकना चाहता है. बट इस वजह से क्रिटिसिज्म भी हुआ कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज डेंटेड द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ अमेरिकन टेक कंपनीज इन एआई बाय मूविंग टू अर्ली टू रेगुलेटेड. ओके, तो कई बार जल्दी अर्ली रेगुलेशन या ओवर रेगुलेशन होने की वजह से भी जो इनोवेशन करने का स्कोप होता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, और इसलिए इंडिया ने अभी तक एआई पे रेस्ट्रिक्शंस की कोशिश नहीं की है डोमेस्टिक लेवल पर. ग्लोबल लेवल पर हम कहते हैं कि एक नॉर्म्स बनाने की जरूरत है, बट इंडिया अभी देख रहा है कि कैसे ये सेक्टर इवॉल्व होता है. नाउ अब सच्चाई ये है कि नॉट विद स्टैंडिंग विद दिस पॉलिटिकल डाइवर्जेंस बिटवीन यूएस चाइना, यूएस एंड चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च इकोसिस्टम आर डीपली इंटरवाइंड. Some of the best AI scientists coming out of China comes to US, and Washington can benefit from some of these ties to China, including the talent flows from that country. US-China alignment on AI technology, especially its regulation, could have an impact on other geographies as well, including India. इंडिया जनरली एआई का यूज ज्यादातर करना चाहता है टू डेवलप एंड डिलीवर गवर्नेंस सॉल्यूशन ऑन मास स्केल, लाइक आधार हो गया, पेमेंट सॉल्यूशन हो गया, यूपीआई टाइप के, इस तरह से.
ठीक है, जिसे हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहा है या इंडिया टैक्स नाम भी दिया है हमने, ठीक है, जो हम वर्ल्ड के साथ शेयर भी कर रहे हैं। We are focusing on more on real life use cases in healthcare, agriculture, governance, language translation to maximize economic development. ये इसके बाद हम आते हैं इंडिया फ्रांस टाइज पर। तो ये अलग अलग सेक्टर में हैं, जैसे डिफेंस में राफेल हमने साथ में लिया, ठीक है, हम जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइज करते हैं, इंद्र, वज्र, गरुण एंड सो ऑन। ओके, स्पेस में CNES फ्रांस की स्पेस एजेंसी है, ये हमें काफी कुछ सप्लाई करती है कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट में फॉर आवर स्पेस प्रोग्राम। सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम में जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट हमने फ्रांस की मदद से बनाया है। किस स्टेट ने बनाया है वो आप बताइए। और साथ में हम लोगों ने एक पार्टनरशिप स्टैब्लिश की है ऑन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एंड एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे मैंने आपको मेंस 450 प्लस में पूरा एक लेक्चर बना के दिया है, बिकॉज पर्सनली आई बिलीव इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस 24। आपको उस पर क्वेश्चन मिल सकता है। इकोनॉमिक में तो पिछले 23 साल में फ्रांस करीब करीब $10 बिलियन से ज्यादा इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर चुका है। हमारे एक्सपोर्ट फ्रांस में करीब $3 बिलियन हैं, उनके भी जो एक्सपोर्ट हमारे यहाँ आते हैं वो 2.36 है। तो आप कह सकते हो कि हमें सरप्लस है यहाँ पर, ठीक है, दैट इज गुड थिंग। फ्रांस से हम लोग जनरली इंपोर्ट करते हैं अच्छी चीजें, जैसे एविएशन प्रोडक्ट्स, मशीन इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, केमिकल प्रोडक्ट्स एंड सो ऑन। यूपीआई लॉन्च करने वाला पहला यूरोपियन कंट्री बना फ्रांस, ठीक है। सीडैक और वहाँ की एक कंपनी है MS एटॉस, इन दोनों ने मिलकर डेवलप किए हैं 14 सुपर कंप्यूटर्स फॉर इंडिया। एजुकेशन में 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स फ्रांस में पढ़ रहे हैं। और हमने जब बैसिल परेड में गए थे प्राइम मिनिस्टर, तब उन्होंने कहा भी था कि हम लोग यहाँ इसकी इंक्रीज करना चाहेंगे नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स को फ्रांस में टू 30,000 बाय 2030। कम्युनिटी की बात करें तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पुडुचेरी, कराईकल, यनम, माहे, चंद्रनगौर, ये सब फ्रांस के अंडर में रहे थे एक टाइम। तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो अच्छी खासी फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन भी है, और ये फ्रांस जाना भी पसंद करती है एजुकेशन के लिए। टूरिज्म 2.5 लाख फ्रेंच हमारे यहाँ आए थे, लेकिन 7 लाख हमारे इंडियंस फ्रांस भी गए थे घूमने, ठीक है। तो आजकल हमारे इंडियंस बहुत जाते हैं। ये हमारी परमानेंट मेंबरशिप को सपोर्ट करता है सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि ये खुद सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। MTCR ग्रुप में या ऑस्ट्रेलियन ग्रुप में एंट्री के लिए इसने हमें सपोर्ट किया था और हमने एंटर किया भी। और ये सपोर्ट भी करता है कि इंडिया को NSG में भी ज्वाइन होना चाहिए, ठीक है। बाकी वो सब बातें मैं आपको बता ही चुका हूँ, इंडिया का 1998 का न्यूक्लियर टेस्ट और फिर इसका सपोर्ट की मैं यूरेनियम सप्लाई करूंगा आपको, ठीक है। इसने कोई सैंक्शन भी सपोर्ट नहीं करे थे जो USA ने लगाए थे, ठीक है। तो फ्रांस काफी अच्छा था इंडिया के प्रति, अभी भी है। ओके, दैट्स इट फॉर दिस सेशन। सो और इसके अलावा प्लीज ब्रेनस्टॉर्मिंग रेगुलर फॉलो कीजिए, एंड अगर आप मीन्स 450 प्लस को सब्सक्राइब करना चाहते हैं आप जरूर कीजिए। एंड साथ में हमारी जो प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज चल रही है, ओके, इसमें अभी तक हम लोग 7 डेज का कवर कर चुके हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जस्ट सेकेंड। ओके, ये देखिए यहाँ पर हम लोग अभी तक डे 7 तक का स्टैटिक रिवीजन कर चुके हैं, और साथ में हमने 5 मॉड्यूल करंट अफेयर के रिवीजन के भी किए हैं। ओके, सो डू जॉइन द रिवीजन कोर्स एज वेल इफ you're interested. So that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.